बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुरी नामक एक समृद्ध राज्य में राजा वीरसेन और रानी मधुवंती का शासन था। राज्य सुख, वैभव और शांति में डूबा हुआ था, परंतु एक बात थी जो राजा का जीवन और समृद्धि को अधूरा बनाए रखा था। उस राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वो दोनों लोग हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन रानी मधुवंती ने हर संभव उपाय किया। रानी मन लगाकर व्रत की, उपवास रखा, तीर्थ यात्रा की और राजा और रानी सत्यनिष्ठ होकर यज्ञ भी की, परंतु कोई फल नहीं मिला। राजा वीरसेन ने भी न जाने कितने ज्योतिषियों और वैद्यों से उपाय करवाए, परंतु रानी की गोद सूनी की सुनी ही रही। एक दिन एक दिव्य साधु महात्मा उनके राज्य में आए। रानी को जब पता चला कि उनके राज्य में एक दिव्य साधु आए हैं, तो वो खुद फूलों से उनका स्वागत की और सोने की थाली में उनका पैर धोया और चरण वंदना की। चरण वंदना करने के बाद उन्हें विनम्रता पूर्वक भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु ने रानी से कहा, बोलो बेटी, तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तब रानी ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब दिव्य साधु ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, रानी चिंता न करो, चंद्रपुरी की धरती पर एक कन्या जन्म लेगी जो सौंदर्य, बुद्धि और तेज में अद्वितीय होगी, परंतु उसका जीवन सरल नहीं होगा, उसे चुनौतियों का सामना करना होगा। ये कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ समय बीता। रानी मधुवंती चमत्कारी रूप से गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद एक रात जब आकाश पूर्णिमा के चांद की शीतल रोशनी से चमक रहा था, सारी प्रकृति जैसे एक अलौकिक शांति में फैली हुई थी, उसी चांदनी रात में रानी मधुवंती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तब राज्य के कुलगुरु ने उसका नाम पद्मावती रखा। कहते हैं जिस क्षण वह जन्मी थी, चंद्रमा कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया था और पुष्पों की वर्षा स्वयं आरंभ हो गई थी। राजगुरुओं ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं, कोई दिव्य कन्या है। राजकुमारी पद्मावती का बचपन अत्यंत स्नेह और राजसी सुख सुविधाओं में बीता। वह जब भी राजमहल के बाग में किलकारी मारती तो पक्षी रुककर उसकी हंसी सुनते। उसके रूप, सुसंस्कार और कोमल व्यवहार की चर्चा धीरे धीरे चंद्रपुरी से निकलकर दूर राज्यों तक पहुंचने लगी। ज्यों-ज्यों राजकुमारी जवान होती गई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति हर दिशा में फैल गई। चंद्रपुरी के दरबार में एक के बाद एक पड़ोसी और दूर देशों के राजकुमारों के संदेश आने लगे। कोई उसकी सुंदरता का वर्णन करता, कोई उसके गुणों का। राजकुमारी के साथ साथ महाराज और महारानी ने हर प्रस्ताव को ससम्मान स्वीकार कर दिया, क्योंकि वो अपने बेटी की शादी राजकुमारी के मनपसंद राजकुमार से ही करेंगे। उनका कहना था कि जिसको राजकुमारी पसंद करेंगी वही उस राज्य का राजा बनेगा। एक दिन सुबह जब पद्मावती महल के पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही थी, जहाँ गुलाबों की सुगंध हवा को सुरभित कर रही थी, तभी एक सुनहरा तोता आकाश से बाग में उतरा और एक जगह बैठ गया। उसके पंख झिलमिलाते रेशमी वस्त्रों जैसे दीप्तिमान थे और उसकी आंखें मानो निर्मल मोती की तरह चमक रही थीं। ये देखकर राजकुमारी अचंभित हो गई। तभी वो सुनहरा तोता एकदम मानव स्वर में कहा, हे राजकुमारी पद्मावती, मैं तुम्हारे भाग्य का द्वार हूँ। ये सुनकर राजकुमारी विस्मय में डूब गई। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य पक्षी नहीं था, लेकिन उसकी बोली में विनम्रता थी और दृष्टि में एक अनजाना आकर्षण। उसने अचंभित होते हुए कहा, हे वपुष्मान पक्षी, क्या तुम भी मेरे विवाह हेतु स्वयं को योग्य मानते हो, जो विवाह हेतु यहाँ पक्षी का रूप बदल कर आए हो? तब तोते ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि देवताओं की इच्छा होगी तो वही घटित होगा, किंतु स्मरण रहे, मैं कोई साधारण तोता नहीं, एक दिव्य रहस्य हूँ जो तुम्हारे जीवन की डोर से जुड़ चुका है। इतना कहते ही वो सुनहरा पक्षी बाग से चमत्कारी रूप से गायब हो गया। तब राजकुमारी सोचते हुए अपने महल में आ गई। वो दिन भर किसी गहरी ख्यालों में डूबी रही। उसको जैसे लग रहा था कि वो दिन में कोई जादुई सपना देख ली हो। धीरे धीरे रात का वक्त हुआ तो राजकुमारी अपने राजसिक बिस्तर पर सोने चली गई। जब वह बिस्तर पर सुकून से सो रही थी, तभी राजकुमारी को अजीबोगरीब और रहस्यमय स्वप्न आने लगे। उसने सपने में देखा कि वह एक अद्भुत स्वर्ण जड़ित महल में खड़ी है, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वातावरण इतना शांत और अलौकिक था कि जैसे स्वर्ग का कोई द्वार खुला हो। उसी महल के बीचों बीच एक प्रकाशमान नौजवान खड़ा था। उसके मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा और स्वर में एक गूंजती हुई पुकार थी। उसने राजकुमारी पद्मावती की ओर देखकर कहा, राजकुमारी, तुम मेरी अमानत हो, इसलिए तुम मुझे तलाश करो। सुबह होते ही राजकुमारी व्याकुल मन से जागी और वह स्वप्न के बारे में अपनी माता रानी मधुवंती को कह सुनाया। रानी ने जब यह सुना तो उनके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने उसी क्षण राजा वीरसेन के पास गई और उनसे ये सारी घटना विस्तार से बताया। तब राजा ने तुरंत राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी राजकुमारी का हाथ मांगेगा उसे पहले 3 कठिन शर्तें पूर्ण करनी होंगी। परंतु कोई नहीं जानता था कि वह रहस्यमयी सुनहरा तोता ही राजकुमारी की तकदीर बनने वाला है। पद्मावती अब विचलित रहने लगी थी। उसका हृदय बार बार उसी तोते की ओर खींचता जा रहा था,
जिसने न केवल मनुष्यों की तरह बात की थी, बल्कि उसने कहा था कि वो उसकी मुकद्दर है और साथ साथ उसकी आंखों में कोई अनोखी रहस्य छुपा था। क्या यह केवल संयोग था या दैवी संकेत? बस ये सब बातें सोचते जा रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर उसे कुछ समझ न आया। तब राजकुमारी शाम होते ही एक बार फिर महल की उस पुष्प वाटिका में पहुंची, जहां वह दिव्य सुनहरा तोता अपने सुनहरे पंखों के साथ बैठा था। पद्मावती ने झुककर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी? तब तोते ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर मुझसे जुड़ चुकी है। राजकुमारी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। तभी वह तोता अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक चमकता हुआ मोती उसकी ओर गिरा देता है। वह मोती रहस्यमयी ढंग से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। पद्मावती ने हल्के संकोच के साथ वह मोती उठाया और जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, उसके अंतर्मन में एक विलक्षण दृश्य उभर आया। वह स्वयं को एक अनजाने नीले प्रकाश से भरे स्थान पर खड़ी पाती है। सामने एक विराट किला है और भीतर से फिर वही पुकार गूंजती है, मुझे तलाश करो पद्मावती, मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। वह घबराकर पीछे हटती है और अगले ही क्षण सब कुछ विलीन हो जाता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह फिर उसी बाग में खड़ी होती है और सामने वही तोता उसे शांत दृष्टि से देख रहा होता है। राजकुमारी घबराकर पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया? ये दृश्य कैसा था? उसके चेहरे पर हजारों सवाल थे, लेकिन आगे कुछ कह न पाई। तब तोता मुस्कुराया और कहा, राजकुमारी, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाग्य की पहली झलक दिखाई है। ये मोती अब तुम्हारा है। जब भी मेरी आवश्यकता हो बस इसे छू लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। राजकुमारी कुछ कह पाती, उससे पहले ही बाग के दूसरे छोर से महाराज वीरसेन और रानी मधुवंती आते दिखाई दिए। उन्होंने जैसे ही अपनी पुत्री को एक तोते से बातें करते देखा, रानी घबराते हुए कहा, पद्मावती, तुम ये क्या कर रही हो? राजकुमारी ने पलटकर देखा, परंतु अब वह तोता वहां नहीं था, वह गायब हो चुका था। राजकुमारी ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में वह मोती कसकर पकड़ लिया। अब उसे कोई संदेह नहीं रहा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, यह एक संकेत था, एक रहस्य की डोर जो उसकी जीवन यात्रा को किसी अनुपम अध्याय की ओर मोड़ने वाली है। फिर राजकुमारी पद्मावती मोती लेकर अपने कमरे में आ गई। धीरे धीरे रात का समय हुई। राजकुमारी पूरी रात बेचैनी में सोचती रही, क्या यह सब कोई जादू है या कोई छलावा है? आखिर वह इंसान कौन था जिसका रहस्यमय स्वर मुझे स्वप्न में सुनाई दिया? राजकुमारी को सोचते सोचते प्रातःकाल का समय हो गया। प्रातःकाल समय होते ही राजकुमारी पद्मावती अपनी राजमाता जयप्रभा के पास पहुंची। जयप्रभा वृद्ध अवश्य थीं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान और निष्ठावान थीं। उन्होंने बचपन से ही राजकुमारी की देखरेख की थी, ठीक एक मां की तरह। वहां पहुंचकर राजकुमारी राजमाता को प्रणाम किया और धीमे स्वर में पूछा, राजमाता, यदि कोई तोता मनुष्यों की भांति बोले और वह मुझे एक जादुई मोती दे तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब राजमाता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कुछ क्षणों तक वे मौन रहीं, फिर कुछ क्षणों के बाद वे धीमे स्वर में बोली, राजकुमारी, यह कोई साधारण बात नहीं है। मैंने अपने बचपन में अपनी दादी माता से अप्सराओं और परिलोक की कई कथाएं सुनी है। कहा जाता है परिलोक का एक दिव्य राजकुमार था जो किसी भयावह जादू के तिलिस्म में फंस गया था। किसी जादूगरनी ने उसे मनुष्य से एक परिंदा बना डाला था और जब तक कोई उसके 3 गुत्थियों को न सुलझा दे तब तक वह उस अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकता। और ये कार्य कोई साधारण लड़की नहीं कर सकती, क्योंकि उस काला जादू को तोड़ने के लिए उस लड़की के अंदर एक विशेष गुण का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो राजकुमार तब तक के लिए वह यूं ही कैद रहेगा। राजमाता की यह बात सुनकर राजकुमारी सन्न रह गई। तब राजकुमारी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपका कहने का मतलब है कि सच में वह तोता ही राजकुमार है? तब राजमाता ने धीरे से सिर हिलाया। यदि वह वही राजकुमार है जिसकी कथा मैंने बचपन में सुनी थी तो वह अब तुमसे सहायता मांग रहा है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में बोला, किंतु राजकुमारी, ध्यान रखना, परिलोक की दुनिया अत्यंत रहस्यमयी और संकटपूर्ण होती है। वहां यदि एक बार प्रवेश कर लिया तो लौटना आसान नहीं होता है। राजकुमारी पद्मावती का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे उस तोते की बात याद आई कि उसने कहा था कि राजकुमारी, अब तुम्हारी तकदीर मुझसे जुड़ चुकी है। क्या वह सच था? फिर वह पूरे दिन उसी सोच में डूबी रही। जैसे ही शाम का वक्त हुआ वैसे ही राजकुमारी फिर उसी सुगंधित बाग की ओर चल पड़ी जहां उसने पहली बार उस अद्भुत सुनहरे तोते को देखा था। वह धीमे स्वर में फुसफुसाई, मैं जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो। उसी क्षण चारों ओर हल्की दिव्य रोशनी फैल गई और फिर एक वृक्ष की शाख पर वही सुंदर दिव्य आभा से चमकता तोता प्रकट हो गया। और तोते ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, राजकुमारी,
तुम्हें सत्य जानने की इतनी जल्दी क्यों है? राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई बड़ा रहस्य जुड़ा है, जो केवल रूप में नहीं, आत्मा में भी बसा है। तोते ने गहरी सांस ली, फिर गंभीर स्वर में बोला, यदि तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम उस परीक्षा में सफल हुई तो मेरा असली नाम, मेरा रूप और मेरी कथा सब तुम्हारे सामने होंगे। लेकिन यदि तुम असफल रही तो यह रहस्य हमेशा के लिए अंधकार में समा जाएगा। तब राजकुमारी का हृदय धक धक करने लगा। वह नहीं जानती थी कि यह परीक्षा कैसी होगी। फिर राजकुमारी ने साहस जुटाकर पूछा, कैसा परीक्षा? तब तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और गंभीर स्वर में बोला, यदि तुम वास्तव में मेरी सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें निडर होकर एक अंतिम हिम्मत दिखानी होगी। तुम्हारे महल के सबसे अंधकारमय और निष्क्रिय हिस्से में एक प्राचीन बंद कक्ष है। वर्षों से वहां कोई नहीं गया। उसी कक्ष में एक प्राचीन मंत्रबद्ध आईना रखा है। यदि तुम बिना किसी भय के, पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ उसमें अपनी दृष्टि डालते हुए उसके सवालों के जवाब दे सको, तो वही आईना तुम्हें मेरा असली नाम प्रकट करेगा और तुम्हें मेरी रहस्य का पता चल जाएगा। तब पद्मावती थोड़ी परेशान हुई। वह जानती थी कि महल के पश्चिमी हिस्से में एक पुराना सुनसान कमरा था, जहां कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां अजीब चीजें होती थीं। जो कोई वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये बातें वो अपनी मां से सुनी थी। मगर अब उसे इस तोते की सच्चाई जाननी थी, तो उसे इस डर से पार पाना होगा और उसके सवालों के जवाब भी देने होंगे। रात होते ही जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, पद्मावती चुपके से अपने कमरे से निकली और धीरे धीरे महल के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में वही जादुई मोती था जो तोते ने उसे दिया था। वह चमक रहा था, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, मगर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। चारों तरफ पुरानी चीजें रखी थीं और उसी महल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा और पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, अचानक आईने की सतह पर धुंध छा गई। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वह एक खूबसूरत नौजवान था, जिसकी आंखें वहीं चमक लिए हुए थीं जैसी उस तोते की थी। अचानक आईने से एक धीमी और गंभीर आवाज आई, राजकुमारी, पहले मेरे सवालों के जवाब बताओ। क्या तुम्हारा प्रतिबिंब वही है जो संसार देखता है, या जो आत्मा को छुपाती है? पद्मावती थोड़ी देर स्तब्ध रही। फिर उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया, आईना जो दिखाता है वह तो रूप है, मगर जो छुपा रहता है वही मेरी सच्चाई है। अगले ही क्षण आईने की सतह और अधिक साफ हो गई और उसमें बहुत ही सुंदर नौजवान का चेहरा पूरी तरह प्रकट हुआ। यह देखकर पद्मावती की रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस नौजवान की आंखों में दर्द झलक उठा। मैं तुम्हारी तकदीर का हिस्सा हूं राजकुमारी। मुझे एक जादू ने इस रूप में कैद कर दिया है, और जब तक कोई इन सवालों के जवाब देकर मुझे आजाद नहीं करवाता, तब तक मैं इस काले जादू से बाहर नहीं निकल सकता। राजकुमारी पद्मावती की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, क्या तुम वही हो, वह तोता? नौजवान ने सिर हिलाया। हाँ राजकुमारी, मेरा नाम सूर्यकेतु है। मैं परिलोक का राजकुमार हूं। और इतना कहते ही आईना टूटकर बिखर गया। राजकुमारी पद्मावती चौंक कर पीछे हटी। अब कमरे में सन्नाटा था, मगर उसके हाथ में मोती की चमक और तेज हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई मामूली किस्सा नहीं था। आज पहली बार उसे ज्ञात हुआ कि वह सुनहरा तोता वास्तव में परिलोक का राजकुमार है, जिसे किसी भयानक जादूगरनी ने उसे तोते के रूप में कैद कर दिया था। वह बिना रुके महल के अपने कक्ष में लौट आई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी हथेली में अब भी वह चमकता हुआ मोती था। जैसे ही उसने उस मोती को छुआ, कमरे में हल्की स्वर्णिम आभा फैल गई। उसी पल वो तोता प्रकट हुआ और कहने लगा, राजकुमारी, तुमने मेरा पहला परीक्षा पार कर लिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। यदि तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं इस अभिशाप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा, तो तुम्हें परिलोक की यात्रा करनी होगी। यह सुनकर राजकुमारी पद्मावती चौंक पड़ी। उसने चारों ओर देखा और धीरे से पूछा, परिलोक? लेकिन वहां तक जाऊंगी कैसे? तब सुनहरी तोते ने गहरी आवाज में कहा, यह आसान नहीं है राजकुमारी। परिलोक का रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। इसके लिए तुम्हें अपने ही महल में छिपा एक खास दरवाजा ढूंढना होगा। पर याद रखना, उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 परीक्षा देने होंगे। अगर तुम हार गई तो मैं इसी रूप में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। ये सुनते ही पद्मावती की रूह कांप उठी। फिर घबराते हुए बोली, 3 परीक्षा? तब वह तोता बोला, राजकुमारी, एक बात का ध्यान रखना, पहला परीक्षा कल रात तुम्हारे सपने में आएगा। अगर तुमने हिम्मत खो दी तो वह दरवाजा तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो जाएगा। इतना कहते ही कमरे की सारी रोशनी बुझ गई और वह तोता गायब हो गया और वह स्थान फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी।
कैसे भी करके राजकुमारी वह रात बहुत मुश्किलों में काटी। जैसे ही सुबह हुआ तो राजकुमारी फिर उसी राजमाता के पास गई और उसी राजकुमार के बारे में और बातें होने लगी, जिसमें राजकुमारी को परिलोक के बारे में और सारे रहस्य पता चले। फिर कुछ समय बाद वो सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। ऐसे सोचते हुए पूरा दिन कट गया। धीरे धीरे रात का वक्त हुआ तो राजकुमारी अपने बिस्तर पर सोने चली गई। वह सोते समय भी उसी तोता की बातें सोच रही थी जो पिछली रात को उसे परीक्षा के बारे में बताया था। जैसे ही रात की चांदनी और गहरी हुई और जैसे ही राजकुमारी की आंखें बंद हुईं, वैसे ही वह किसी अनजान दुनिया में पहुंच गई। चारों तरफ वीरान रेत का समुद्र फैला था, जहां न कोई पेड़ था न कोई जीवन। वह अकेली खड़ी थी और हर ओर सिर्फ सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर सामने उभरे एक विशाल काले किले पर पड़ी। वह किला किसी भूली हुई सदी का प्रतीक लगता था, जैसे खुद समय भी उससे डरता हो। उसके विशाल दरवाजों पर 2 राक्षस खड़े थे। उसमें से एक का शरीर पत्थर से बना था और दूसरे का शरीर सोने के पत्थरों से बना था और उसके अंगों पर जंजीरों के टूटे हुए टुकड़े लिपटे थे, मानो किसी पुराने श्राप में जकड़ा हो। उनके आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तभी पत्थर का राक्षस आगे बढ़ा और डरावनी आवाज में कहा, राजकुमारी, अगर तुम्हें परिलोक का मार्ग चाहिए तो पहले अपने भीतर के डर और मोह से युद्ध करो। उसी क्षण धरती थरथरा उठी, रेत में हलचल हुई और पद्मावती के सामने एक पुराना आईना प्रकट हो गया। लेकिन उस आईने में कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी की खुद की परछाई दिख रही थी, जो एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ राजकुमारी की ओर देख रही थी। अचानक वह परछाई जोर से हंसने लगी। तू सोचती है कि तू बहादुर है, लेकिन क्या तू अकेले इस राह पर चल सकती है बिना किसी सहारे के? ये देख और सुनकर राजकुमारी की रूह कांप उठी। ये तो सच था। वह सदा अपने माता पिता की लाडली रही थी, कभी अकेले किसी संकट का सामना नहीं किया था। पर अब उसे खुद को साबित करना था कि वो एक मजबूत और साहसी लड़की है। उसने अपने डर को भीतर से देखा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और फिर गहरी सांस लेकर दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने डर को हरा सकती हूँ। उसी क्षण वह आईना टूट गया। जैसे ही आईना टूटा, वह दोनों राक्षस एक जलती हुई हवा में घुलकर गायब हो गए। सपना टूट गया और राजकुमारी की आंख खुल गई। वह तेजी से उठकर बैठ गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। यह तो परिलोक की ओर से पहला परीक्षा था और अब दूसरा परीक्षा उसकी राह देख रहा था। वह बिस्तर से उठी और सोचते हुए जादुई मोती को देखा। उसकी चमक पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। तभी वही सुनहरी तोता फिर से खिड़की पर आ बैठा और कहने लगा, तुमने पहला परीक्षा पार कर लिया राजकुमारी, अब तुम्हें दूसरे परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। यह परीक्षा तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेगा। तब राजकुमारी पद्मावती ने आश्चर्य से पूछा, सच्चाई की? तब तोते ने सिर हिलाया। हाँ, इसके लिए तुम्हें महल के सबसे खतरनाक तहखाने में जाना होगा। वहां एक ऐसा इंसान कैद है जो हर किसी को झूठा साबित कर देता है। अगर तुम उससे अपने इरादों की सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी और तुम यह भी भूल जाओगी कि तुम परिलोक की राह तलाश कर रही हो। फिर अगली रात जब राजकुमारी उस महल के तहखाने की ओर बढ़ चली, वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। कहते थे वहां सदियों से एक रहस्यमयी कैदी बंद था, जिसे किसी सामान्य मनुष्य ने नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर ने कैद किया था। धीमे कदमों से पद्मावती सीढ़ियां उतरने लगी। दीवारों पर जलती मशालें अजीब सी रहस्यमयी रोशनी फैला रही थी। जैसे ही वह तहखाने के सबसे अंतिम कक्ष तक पहुंची तो उसी अंतिम कक्ष में बंद कैदी ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, तुम परिलोक का रास्ता जानना चाहती हो? तब राजकुमारी उस भयानक आदमी को देखकर डर गई, लेकिन हिम्मत करके सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं परिलोक जाना चाहती हूँ। तब बूढ़े आदमी ने जोर से हंसकर कहा, हर कोई सोचता है कि वह सच्चा है, मगर असली सच्चाई तब साबित होती है जब कोई अपने डर, लालच और मोह को हमेशा के लिए छोड़ सके। अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो तो तुम इस सफर पर जा सकती हो। तब पद्मावती एक पल के लिए खामोश हो गई और सोचने लगी। तभी उसे तड़पते हुए सूर्यकेतु का चेहरा याद आया, जो आईने में प्रकट हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका सफर नहीं था, बल्कि किसी की जिंदगी का सवाल था, जो हजारों सालों से उस रूप में कैद था। यह सब सोचने के बाद राजकुमारी मजबूत आवाज में कहा, मैं अपनी तकदीर को पूरा करने के लिए जा रही हूं, न कि किसी लालच में। तब बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने दिल पर हाथ रखो और यह कसम खाओ कि तुम अपने इरादों पर कायम रहोगी। पद्मावती ने अपनी दिल पर हाथ रखा और जोर से कहा, मैं उस ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ कि मैं अपने सफर को अंजाम तक पहुंचूंगी। इतना कहते ही तहखाने की दीवारें कांपने लगी और अचानक बूढ़ा धुएं में बदलकर गायब हो गया। पद्मावती ने महसूस किया कि उसके हाथ में रखा मोती और तेज चमकने लगा था। अब वह दूसरे परीक्षा से भी गुजर चुकी थी, मगर परिलोक का रास्ता अब भी दूर था।
तब धीरे धीरे राजकुमारी तहखाने से बाहर आ गई। तहखाने से बाहर आते ही पद्मावती ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो खुश थी कि उसके 2 परीक्षा पूरे हो चुके हैं। रात में ही वो अपने शाही महल में वापस आ गई और सो गई। फिर अगला दिन गुजरा और फिर रात आई। मित्रों, अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।